गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बैंकिंग, और जिसके अंतर्गत हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके बाद से हम लोग आज के लेक्चर में शुरू करते हैं। तो जो अगला सेंट्रल बैंक का फंक्शंस है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको हम लोग समझते हैं ये क्या है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, या इसी को बोला जाता है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई बाय द सेंट्रल बैंक। आपको पढ़ाया जा चुका है कि जो क्रेडिट का क्रिएशन किया जाता है वो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा किया जाता है, और कॉमर्शियल बैंक को अगर इस तरह की आज़ादी दी जाए कि वो अपनी इच्छा अनुसार जितना चाहें क्रेडिट का क्रिएशन कर सकते हैं। यानी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है, क्योंकि वो भी एक सप्लाई के रूप में कार्य करती है, किसके माध्यम से, क्रेडिट क्रिएशन के माध्यम से। तो जितनी मर्जी हो उतना कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं क्रेडिट क्रिएशन को, मनी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इस तरह की स्थिति आ जाएगी इकोनॉमी की, वस्तुओं के जो भी गुड्स एंड सर्विस उनके दाम तेज़ी से बढ़ेंगे, यानी इन्फ्लेशनरी जो सिचुएशन है वो उत्पन्न हो जाएगी। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति बढ़ने लगेगी इकोनॉमी में। और कभी कभार उसके अपोजिट भी हो सकता है कि मान लीजिए अत्यधिक कहीं नियंत्रण हो गया है क्रेडिट क्रिएशन पे, या किसी वजह से क्रेडिट क्रिएशन पे जो उसकी कैपेसिटी है कॉमर्शियल बैंक की वो कम हो गई है, तो भी क्या हो सकता है, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, और जिसकी वजह से इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो पर्याप्त नहीं हो पाएगी, और डिफ्लेशनरी गैप उत्पन्न हो जाएगा, या इसी को कह सकते हैं डिप्लीशन हो जाएगा, मुद्रा अस्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में वस्तुओं के जो और सेवाओं के जो दाम हैं वो कम होने लगेंगे। तो इस तरह से जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो उत्पन्न ना हो, इसलिए जो सेंट्रल बैंक है वो मनी और क्रेडिट जो भी क्रिएशन है उस पर कंट्रोल रखती है, मनी सप्लाई पे कंट्रोल रखती है, और वो क्रेडिट और मॉनेटरी जो पॉलिसी है उसके माध्यम से ऐसा करती है। तो ये वाला जो यहाँ से उसके फंक्शंस दिए दिए हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आज के लेक्चर से, वो आपको अगली वाली जो भी यूनिट है उसमें काम आने वाले हैं। वहाँ आपको जो इन्फ्लेशनरी गैप होता है, डिफ्लेशनरी गैप होता है, जिसे कहते हैं एक्सिस डिमांड और डिफिशियंसी डिमांड, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए या उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, तो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से उस समस्या को कंट्रोल करने का जो तरीका है वो हम लोग आज ही के लेक्चर में जो भी पढ़ने वाले हैं उसके माध्यम से समझते हैं। तो इसका मतलब है कि आज का लेक्चर वहाँ जो आपको एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंसी डिमांड की समस्या को दूर करना है उसके लिए काम आने वाला है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। द सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल। जो हमारी केंद्रीय बैंक है आरबीआई, वो रेगुलेट्स करती है और कंट्रोल यानी नियमित करती है और नियंत्रित करती है किसको, बिल्कुल सही, वॉल्यूम को, किसके, एंड डायरेक्शन को, क्रेडिट बाय यूजिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर। यानी जो क्रेडिट का साइज है, वॉल्यूम है, आकार है, उसको नियंत्रित करती है, और साथ ही साथ डायरेक्शन है, उसको दिशा भी देती है कि किस तरफ क्रेडिट ज़्यादा होना चाहिए, किस तरफ जो क्रेडिट क्रिएशन है वो किस क्षेत्र के लिए कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि वो बढ़ा सकती है आवश्यकता अनुसार क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता को कॉमर्शियल बैंक की, ताकि वो ज़्यादा करें क्रेडिट क्रिएशन, और इकोनॉमी में जो मनी की सप्लाई है वो बढ़ जाए, और आवश्यकता अनुसार वो कम भी कर सकती है। और वो उसे किस प्रकार से पता चलेगा कि इकोनॉमी में किस तरह की सिचुएशन है और कितना मनी की रिक्वायरमेंट है। तो ये सब जानकारी आरबीआई को होती है, वो विभिन्न तरीकों से, विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से ये जानकारी कलेक्ट करती रहती है। तो उस स्तर पर वो संबंधित क्रेडिट क्रिएशन को करने की कोशिश करती है जो एक इकोनॉमी के लिए सही होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो सेंट्रल बैंक है वो दो तरीकों से, यानी दो तरीके अपनाती है क्रेडिट कंट्रोल के और उसको डायरेक्शन देने के। तो वो हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो हम लोगों को क्वांटिटेटिव जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में समझना है एक एक करके, और जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में समझना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। यानी यहाँ पर क्वांटिटेटिव का मतलब है जो मात्रा से संबंधित हो, यानी क्वांटिटी से संबंधित हो। जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई की जो क्वांटिटी होती है वो
कम या ज़्यादा जब की जाती है जिन तरीक़ों से, तो वो उस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं वो कहलाते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। यानी इसमें क्या हो जाता है, इसमें बिल्कुल सही, इसमें मनी की जो सप्लाई होती है वो या तो बढ़ा दिया जाएगा, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट अपनाए जाएंगे आरबीआई के द्वारा, और या फिर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी इससे साइज बढ़ेगी या जो भी मनी सर्कुलेशन है वो कमेगी। क्रेडिट का आकार बढ़ सकता है, क्रेडिट का आकार क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो पहले हम समझते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल क्या होते हैं। दीज आर दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच फोकस ऑन द ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। यानी ये वैसे क्रेडिट कंट्रोल के उपकरण हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मुख्यतः किस पे फोकस करते हैं, वो करते हैं ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। तो जो इकोनॉमी में मनी है उसकी साइज है, उस साइज को ध्यान में रखकर अपना कार्य करती हैं। सप्लाई ऑफ मनी इज लोबरेड टू टैकल इन्फ्लेशन एंड इट इज राइज टू टैकल ए डिफ्लेशन। जब सप्लाई जो मनी की है इकोनॉमी में, मात्रा है इकोनॉमी में मुद्रा की, उसको इन्फ्लेशन की स्थिति में कम करने की कोशिश की जाती है इन इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से। और वो कौन करता है, आरबीआई करता है, क्योंकि वो इन इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करता है। और इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है इन इंस्ट्रूमेंट्स का, वो जो भी बैंक्स होती है, कॉमर्शियल बैंक, उन पर पड़ता है और उनकी क्रेडिट क्रिएशन की क्षमता भी सोख लेता है। इसके साथ साथ ये जनता पर भी कुछ तरीक़ों से पड़ता है कि जनता की जो मनी होती है, उनके पास जो परचेजिंग पावर है वो भी कुछ हद तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो डिमांड होती है गुड्स एंड कमोडिटी की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस तरह से जो इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है या इन्फ्लेशन की स्थिति है, मुद्रास्फीति की स्थिति है इकोनॉमी में, वो कम हो जाएगी। और इसका उल्टा भी, यानी अगर डिफ्लेशन की स्थिति है, डिफ्लेशन का आपको पहले से मतलब होता है कि डिफ्लेशन का मतलब होता है यहाँ पर बिल्कुल सही, जब वस्तुओं और सेवाओं की जो मांग है वो लगातार क्या हो रही है, कम होने की वजह से उनके मूल्य भी क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है डिफ्लेशन की स्थिति। तो डिफ्लेशन की स्थिति में जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनसे क्या होता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को बढ़ाया जाता है। ऐसे तरीके अपनाती है जो आपकी सेंट्रल बैंक है हमारे देश के संदर्भ में, वो है आरबीआई। वो इस तरह से तरीके अपनाएगी कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाए, ताकि जो डिफ्लेशन की स्थिति है वो खत्म हो जाए। क्योंकि अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ने से लोग डिमांड करेंगे, तो वस्तुओं और सेवाओं के जो दाम लगातार कम हो रहे हैं वो अब कम होना बंद हो जाएंगे और बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम लोग जो बैंक रेट है उसके बारे में जानते हैं, या इसी को बोला जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है, डिस्काउंट रेट। तो बैंक रेट क्या होती है इसको समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स फंड टू कॉमर्शियल बैंक बाई परचेजिंग और रीडिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर कॉमर्शियल पेपर इशूड बाई द कॉमर्शियल बैंक। यानी यह वह दर है जिस पर जो केंद्रीय बैंक है, हमारी आरबीआई है, वो कॉमर्शियल बैंक को उधार देती है लंबे समय के लिए, दीर्घकाल के लिए। और वो किसके माध्यम से देती है, वो देती है जो भी सिक्योरिटीज होती हैं कॉमर्शियल बैंक के पास, उनको रखकर, गिरवी रखकर उनके बदले में देती है। यानी या फिर और सिक्योरिटी जो बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकते हैं उसमें, या अदर कॉमर्शियल पेपर हो सकते हैं जो किसके द्वारा इशू की गए हैं, इशूड बाय द कॉमर्शियल बैंक। तो जब बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, कॉमर्शियल पेपर हुआ, या जो सिक्योरिटीज हुई, यही वो किसके पास रखी जाएंगी, बिल्कुल सही, ये आरबीआई के पास रख दी जाएंगी। और उसके डिस्काउंटिंग के बदले में जो प्रथम श्रेणी की सिक्योरिटीज होती हैं उनके माध्यम से आरबीआई रखकर बदले में कॉमर्शियल बैंक को क्या कर देगी, बिल्कुल सही, उधार दे देगी। तो जो बैंक रेट है वो एक वैसी रेट है जिस पर जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो सेंट्रल बैंक से उधार लेती हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो बैंक रेट है उसके माध्यम से किस प्रकार से क्रेडिट कंट्रोल
होगा, यानी जो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो वो कैसे ठीक होगी, और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है तो वो कैसे ठीक होगी। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, और वो ये है कि यहाँ कंट्रोल का क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ये नहीं है केवल इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है उसी को ठीक करना है। यहाँ क्रेडिट कंट्रोल का मतलब है चाहे वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो या डिफ्लेशन की, दोनों को कंट्रोल करना है। किसका काम है? वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है। यानी यहाँ पर इस तरह से मनी की सप्लाई करना है ताकि ना तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन है ना ही डिफ्लेशन की सिचुएशन। आपको मैंने इन्फ्लेशन के बारे में समझाया कि अगर गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं उनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है और इकोनॉमी में लगातार मनी का जो सप्लाई है, आकार है, वो बढ़ता जा रहा है, क्रेडिट का क्रिएशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो कम उतनी ही वस्तुएं हैं उन वस्तुओं का पीछा उससे बहुत ज़्यादा मनी करेगी। तो ऐसी स्थिति में जो मनी का हिस्सा मिलेगा उन कमोडिटीज़ का मनी को, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी मनी को ही थोड़ी सी कमोडिटी जो है उनका हिस्सा मिल पाएगा। तो ऐसी स्थिति में यानी पहले उसी मुद्रा की इकाई से ज़्यादा वस्तुएं खरीदी जा रही थी, और अब जब बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गई है मनी की तो उसी मुद्रा से एक इकाई जो है मनी की उससे कम वस्तुएं खरीदी जाएंगी। तो यहाँ सीधा सा मतलब है कि इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जो मनी की परचेजिंग पावर है, खरीदने की क्षमता होती है, क्रय शक्ति होती है, वो कम हो जाती है। बिल्कुल सही। यानी उसी मान लीजिए पहले 1 रुपये में एक टॉफ़ी आ रही थी, तो और जब मनी सप्लाई बढ़ गई, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हो गई, तो वही मान लीजिए वही टॉफ़ी 5 रुपये में आ रही। तो अब यहाँ बात हम लोग करते हैं कि एक इकाई से पहले एक टॉफ़ी खरीदी जा सकती थी, अब उसी टॉफ़ी को खरीदने के लिए 5 इकाइयों का उपयोग करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि मनी की कितने परसेंट वैल्यू बची है? केवल परचेजिंग पावर की। बिल्कुल सही, 20% बची है। यानी 100% से घट के कितनी हो गई है? एक इकाई की वैल्यू 20%, क्योंकि 5 गुना कम हो गई है। तो इस प्रकार से आप इन्फ्लेशन समझे हैं। अब हम लोग समझते हैं कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो जो आरबीआई है वो बैंक रेट को घटाएगी या बढ़ाएगी, उसको समझते हैं। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन में बैंक रेट को आरबीआई क्या कर देगी? बिल्कुल सही, बढ़ा देगी। बढ़ा देने से क्या होगा? जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है, यानी उधार नहीं लेंगे कौन? कॉमर्शियल बैंक ज़्यादा पहले की तुलना में, तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट बढ़ जाएगी जिससे कम उधार लेंगे। और उसके बाद क्या होगा? बिल्कुल सही, जो लोगों को पब्लिक बोरिंग रेट है, लोगों को उधार देने की दर है, वो भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब आपको पता है ये सामान्य प्रवृत्ति होती है कि ज़्यादा ब्याज दर पर लोग कम उधार लेते हैं, बिल्कुल सही, और कम ब्याज दर पर क्या लेते हैं? ज़्यादा उधार लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा ब्याज दर हो गई है, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करेंगे? जो लोन लेंगे वो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब लोन लेना कम हो जाएगा इकोनॉमी में, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा, बिल्कुल सही, मनी की जो सप्लाई है वो इकोनॉमी में कम हो जाएगी, और मनी की सप्लाई कम होने का मतलब ये क्या हो जाएगा? यहाँ जो इन्फ्लेशन है उसकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा। यानी हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति होगी तो जो मनी का साइज मान लीजिए पहले इतना था, और इस तरह से बैंक रेट बढ़ने से मनी का साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इतना ही हमें ऑप्टिमम लेवल चाहिए, किसके लिए? इन्फ्लेशन को ख़त्म करने के लिए। तो जितना ज़रूरी होगा उसके हिसाब से जो सेंट्रल बैंक है वो बैंक रेट को बढ़ा देगी, और बैंक रेट बढ़ने से आपको बता दिया है जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इसका मतलब है कि जो कॉमर्शियल बैंक है उनको क्रेडिट देने की लागत, यानी वो लोगों को जब उधार देते हैं तो वो पहले से महंगा हो जाएगा जब बैंक रेट बढ़ जाएगी। तो यानी क्रेडिट क्रिएशन, उनके पास जो उधार लेकर नगद कोष हो जाएंगे वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि उधार नहीं ले पाएंगे ज़्यादा। और जब क्रेडिट क्रिएशन कम करेगी कमर्शियल बैंक, तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी। क्यों? क्योंकि जो बोरिंग रेट है पब्लिक के लिए वो बढ़ जाएगी, उसे मजबूरन बढ़ाना पड़ेगा। जब उसे ही महंगा मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो जाहिर सी बात है कि वो भी लोगों को महंगा देगी। तो ऐसी स्थिति में जब महंगा मिलने से महंगा देगी तो लोग महंगाई होने की वजह से कम खरीदेंगे। अब वस्तु के संदर्भ में भी जानते हैं कि अगर महंगाई होती है तो लोग कम खरीदते हैं, और अगर सस्ता होता है तो ज़्यादा खरीदते हैं। तो ये यहाँ पर क्या महंगा हो गया? बिल्कुल जो भी लोन लेना है वो महंगा हो गया। तो लोन महंगा क्यों हो गया? क्योंकि बैंक रेट बढ़ जाने से कॉस्ट ऑफ क्रेडिट महंगी होगी, और इस प्रकार से जब महंगी हो जाएगी तो लोग कम लोन लेंगे और इकोनॉमी में कम सर्कुलेशन में मनी आएगी, और इसका परिणाम क्या निकलेगा? बिल्कुल सही, वो निकलेगा कि
जो मनी सप्लाई वो कम हो जाएगी और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। और इसके अपोजिट बिल्कुल तरीका अपनाया जाता है किसके लिए, जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन की सिचुएशन हो। डिफ्लेशन की सिचुएशन बिल्कुल इसका उल्टा कर देंगे आप, क्या करेंगे, बैंक रेट, सेंट्रल बैंक क्या करेगी, बैंक रेट को कम करेगी, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो कम हो जाएगी। और कॉस्ट ऑफ क्रेडिट कम हो जाने की वजह से जो पब्लिक को बोरिंग रेट है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब सस्ता मिल रहा है कमर्शियल बैंक को तो वो सस्ता उधार देंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा लोग उधार लेंगे तो ज़्यादा लोगों के पास परचेजिंग पावर हो जाएगी। और परचेजिंग पावर का मतलब यहाँ खरीदने की शक्ति, कितना वो खरीद सकते हैं, और उसके माध्यम से वो क्या होगा, फिर बिल्कुल सही, इकोनॉमी में जो डिफ्लेशन की सिचुएशन थी यानी कम मूल्य थे वो अब गुड्स एंड सर्विस के बढ़ने लगेंगे। तो इस प्रकार से बैंक रेट कार्य करती है। और आरबीआई बैंक रेट का सहारा लेती है किसके लिए, क्रेडिट और मॉनेटरी पॉलिसी को संचालित करने के लिए। अब हम लोग अगले इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं और वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी इसको हिंदी में बोला जाता है खुले बाजार की क्रियाएं। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। इट रिफर्स टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल बैंक खुले बाजार में खुले रूप से किसको, बिल्कुल सही, सिक्योरिटीज जो होती हैं उनको बेचती है या खरीदती है, तो उसको क्या कहा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है। इसमें खरीदने और बेचने में जो हिस्सेदार हो सकते हैं वो हो सकते हैं, बिल्कुल सही, कॉमर्शियल बैंक हो सकते हैं, सामान्य जनता हो सकती है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि उसे इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की सिचुएशन को ठीक करना है, या इसी को कह सकते हैं एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट ऑफ डिमांड को ठीक करना है। तो वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का सहारा लेती है आरबीआई। और जो सिक्योरिटीज होती हैं उसको, यानी सिक्योरिटी मतलब एक तरह के पत्र होते हैं जो सरकार के होते हैं, उसमें उनको क्या किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है यानी इन्फ्लेशन की स्थिति होती है, तो वो बहुत ज़्यादा है मनी की सप्लाई, उसको क्या करना है, कम करना है, तो वो सेल कर देती है सिक्योरिटीज़ को इकोनॉमी में, ताकि लोग क्या करें, उसको परचेज कर लें। तो जब लोग उसको परचेज करेंगे, कॉमर्शियल बैंक उसको परचेज करेंगी, तो ऐसी स्थिति में जो भी क्रेडिट मनी सब की मात्रा है वो कुछ मात्रा कहाँ चली जाएगी, बिल्कुल सही, आरबीआई के पास चली जाएगी। और आपको मैंने मनी सप्लाई के मीनिंग में बताया था कि जो गवर्नमेंट के पास पैसा रखा हुआ है और जो आरबीआई के पास स्वयं का पैसा है या कोई भी कॉमर्शियल बैंक है उसका स्वयं का पैसा है, उसको मनी सप्लाई में शामिल नहीं करते, क्योंकि ये कोई भी खरीद लेन देन का काम नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर इकोनॉमी है और कुछ हिस्सा क्या है, यहाँ मान लीजिए आरबीआई है, ये आरबीआई का कोष है, ठीक है, यहाँ से क्या चला गया, बिल्कुल सही, यहाँ से कुछ हिस्सा इसने ले लिया, तो ये हिस्सा बिल्कुल सही है, कम सिकुड़ेगा, सिंक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो अतिरिक्त मुद्रा है वो इकोनॉमी से ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से, जिसमें आरबीआई द्वारा सिक्योरिटीज को बेचा जाता है लोगों और कॉमर्शियल बैंकों को, तो वो सप्लाई जो अतिरिक्त मुद्रा है वो फिर से किसके पास चली जाएगी, आरबीआई के पास चली जाएगी, और वो मनी सप्लाई से बाहर हो जाएगी। याद रखना ये मनी सप्लाई से बाहर हो जाएगी, क्योंकि आरबीआई कोई लेन देन का कार्य मतलब कुछ परचेज नहीं करती इकोनॉमी में। तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में जो भी इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। इसके अपोजिट भी, यानी अगर कम है इकोनॉमी में मनी सप्लाई यानी डिफ्लेशन की स्थिति है, अस्फीति की स्थिति है, तो ऐसी में ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से जो भी सिक्योरिटीज हैं उनको क्या करेगी, खरीदेगी लोगों से। अभी तक बेचा था, अब क्या करेगी, खरीदेगी। तो जब लोगों से खरीदेगी और कॉमर्शियल बैंक से खरीदी सिक्योरिटीज, तो क्या होगा कि जो सिक्योरिटीज है वो तो किसके पास पहुंच जाएगी, आरबीआई के पास पहुंच जाएंगी। बिल्कुल सरकार की तरफ से ये काम करती है, लेकिन किसके पास पहुंच जाएगी, आरबीआई के पास पहुंच जाएंगी। और जो आरबीआई उसके बदले में लोगों को क्या देगा, पैसा देगा, बिल्कुल सही, रुपये देगा, तो मनी की सप्लाई फिर से क्या हो जाएगी, इकोनॉमी में बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के माध्यम से भी क्या होता है, जो भी इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी स्थिति होती है इकोनॉमी की वो ठीक होती है। और यहाँ जो अगला
इंस्ट्रूमेंट्स दिया हुआ है क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में, वो है रिपो रेट। रिपो रेट सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये क्या है। इट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक फॉर वेरी शॉर्ट टर्म। यहाँ बिल्कुल समझेंगे ये क्या है। इट इज द रेट, यह एक रेट है जो सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी, जिसमें क्या होता है, जो केंद्रीय बैंक है वो उधार देती है पैसा किसको, कॉमर्शियल बैंक को। किसके लिए, कितने टाइम के लिए, फॉर वेरी शॉर्ट टर्म, यानी बहुत छोटी अवधि के लिए। जब सेंट्रल बैंक के द्वारा कॉमर्शियल बैंकों को लोन दिया जाता है, उधार दिया जाता है, तो उस तरह के उधार को कहा जाता है रेपो रेट। बिल्कुल सही। रेपो रेट जनरली कॉमर्शियल बैंक इस रेपो रेट के माध्यम से इसलिए पैसा लेना चाहती हैं सेंट्रल बैंक से, क्योंकि वो अपने नगद कोष होते हैं उनके, वो बनाए रखना चाह रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बनाए रखना चाहते हैं, लिक्विडिटी अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी के बेसिस पे ही, नगद कोष के बेसिस पे ही जो कॉमर्शियल बैंक हैं उन पर भरोसा रहता है जनता का। तो यहाँ पर और नगद कोष ही, जो कैश रिजर्व है, वो ही क्या काम करते हैं, बिल्कुल सही, वही क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी बढ़ाने का कार्य करती हैं कॉमर्शियल बैंकों की। तो यहाँ पर यही हमें दो सिचुएशन में देखना है कि इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या करती है सेंट्रल बैंक, और डिफ्लेशन की स्थिति में क्या करती है, किसके संदर्भ में, रेपो रेट के संदर्भ में। तो इन्फ्लेशन ही होता है जब इकोनॉमी में, तो यानी मनी की सप्लाई ज़्यादा है ज़रूरत से, तो वो क्या करेगी, रेपो रेट को बढ़ा देगी। बिल्कुल सही, रेपो रेट को बढ़ा देगी, तो लोग जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं उनको क्या होगा, अब जो क्रेडिट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बिल्कुल सही, उनकी क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी कम हो जाएगी, और जो पब्लिक बोरोइंग रेट है वो भी बढ़ा दी जाएगी कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से, और उसके माध्यम से क्या होगा कि मनी जो लोन की डिमांड इकोनॉमी में वो कम हो जाएगी, और बिल्कुल सही आगे, हाँ, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। याद रखना, मनी सप्लाई जब डिमांड कम करें तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। और अगर डिफ्लेशन की सिचुएशन है, डिफ्लेशनरी गैप है या डिफिशिएंट ऑफ डिमांड है, तो इसका उल्टा कर देगी, यानी रेपो रेट को कम कर देगी, और इसका परिणाम क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट वो कम हो जाएगा, और इसके साथ ही साथ बोरिंग रेट पब्लिक को जो देने की उधार दर है कमर्शियल बैंक की वो भी कम हो जाएगी। डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे लोन की, और इसके बाद मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और इकोनॉमी में जो डिप्रेशन की सिचुएशन है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब आगे समझते हैं रिवर्स रेपो रेट के बारे में, या इसी को बोला जाता है रिवर्स रीपरचेज रेट। तो ये क्या है, द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रिवर्स रिपो रेट। यानी जब कॉमर्शियल बैंकों के पास अतिरिक्त मुद्रा रहती है तो वो क्या सोचती हैं कि अगर ये व्यक्ति नहीं ले रहा है तो उस अतिरिक्त कोषों को कहाँ जमा कर दिया जाए, वो जमा कर दिया जाए सेंट्रल बैंक के पास। कम से कम कुछ पैसा तो मिलेगा उन्हें, क्योंकि खाली रखने से अच्छा है, अपने पास पैसा रखने से अच्छा है बैंकों को कि वो सेंट्रल बैंक के पास जमा कर दें, तो उससे कुछ पैसा मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि द रेट एट विच द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। बिल्कुल सही, जब कॉमर्शियल बैंकों की तरफ से जो पैसा दिया जाता है सेंट्रल बैंकों को जमा करने के लिए, तो उस तरह की जो रेट, जिस रेट पे वो लेगा, अपने पास रखेगा सेंट्रल बैंक, वही रेट क्या कहलाएगी, रिवर्स रेपो रेट कहलाएगी। मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से व्यक्तियों के लिए कॉमर्शियल बैंक कार्य करती है, उसी प्रकार से जो कॉमर्शियल बैंक हैं उसके लिए कौन कार्य करता है, बिल्कुल सही, सेंट्रल बैंक कार्य करती है। क्यों, क्योंकि वो अभी उधार भी दे रही थी और अब क्या कर रही है, जमा भी स्वीकार करा रही है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से भी जो मनी की सप्लाई है उसको चेंज कर सकती है कौन, सेंट्रल बैंक, किसके माध्यम से, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से। मान लीजिए अगर वो जमा की दर कम कर दे रही है तो क्या होगा, बिल्कुल सही है, लोग जो कॉमर्शियल बैंक हैं वो अब रिजर्व बैंक के पास कम जमा करेंगे और अब क्या करेंगे, लोगों को ज़्यादा उधार देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बिल्कुल सही, ऐसी स्थिति में जो लोग कम दर की जाएगी किसके लिए, लोगों के लिए, ताकि वो ज़्यादा उधार लें, और जो डिमांड है वो किसकी, बिल्कुल सही,
वो डिमांड है लोन की वो बढ़ जाएगी और इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई वो बढ़ जाएगी और क्या डिप्लेशनरी की जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही, खत्म हो जाएगी। इसका अपोजिट भी, अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो रिवर्स रेपो रेट को, यानी अपने पास जो जमा करने की रेट है सेंट्रल बैंक की, उसको बढ़ा देगी। जब बढ़ा देगी तो लोगों को उधार देने की तुलना में कॉमर्शियल बैंक क्या करेगी, बिल्कुल सही, सोचेगी कि इससे अच्छा तो रिजर्व बैंक के पास ही जमा कर दें, सेंट्रल बैंक के पास जमा कर दें, क्योंकि वहाँ उन्हें ज़्यादा सुरक्षा भी मिलती है, वहाँ एनपीए जैसी सिचुएशन उत्पन्न नहीं होती है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसी कि अब लोन मिलेगा ही नहीं, जो भी दिया है तो पैसा मिलेगा ही नहीं। तो कॉमर्शियल बैंक किसके पास जमा कर देगी ज़्यादा बढ़ जाने से रिवर्स रेपो रेट, बिल्कुल सही, सेंट्रल बैंक के पास। और सेंट्रल बैंक के पास पहुंच जाने से कुछ पैसा जो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी है कॉमर्शियल बैंक की वो कम हो जाएगी, और जब कम होगी तो जो पब्लिक को बोरिंग रेट है, उधार देने की दर है लोगों को, वो बढ़ जाएगी, और जब बढ़ जाएगी तो डिमांड जो पब्लिक करेगी वो लोन की वो कम करेगी, और जो मनी सप्लाई होगी इकोनॉमी में वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बिल्कुल सही। और मनी सप्लाई कम हो जाने से इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, यानी कम हो जाएगा जो भी वस्तुओं के दाम और बढ़ रहे थे सेवाओं के। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि रिवर्स रेपो रेट का भी एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के रूप में कार्य करती है कौन, रिजर्व बैंक। अभी हम लोगों ने जितने भी रेट्स की बात की है, चाहे वो बैंक रेट हो, चाहे रेपो रेट हो, या चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, तो इनको अगर बढ़ाते हैं तो बिल्कुल सही, इकोनॉमी में मनी की सप्लाई कम होती है, और इनको कम करते हैं तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, याद रखेंगे आप। अब अगला जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में पढ़ते हैं, और ये है लीगल, या इसी को बोला जाता है वेरिएबल रिजर्व रेशियो, लीगल या वेरिएबल रिजर्व रेशियो। हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। अब हम लोग समझते हैं इसके अंतर्गत दो रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं, रिजर्व रेशियो के बारे में। पहला है कैश रिजर्व रेशियो, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, CRR। तो कैश रिजर्व रेशियो रिफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी जो भी कॉमर्शियल बैंक होती हैं उनकी टोटल डिपॉजिट का एक निश्चित परसेंट, यानी मिनिमम परसेंट किसके पास रखना होता है कॉमर्शियल बैंकों को, ये रखना होता है RBI के पास रखना होता है। तो इसी जो रेशियो को, जितना वो हिस्सा रख रहे हैं अपने टोटल डिपॉजिट को, उसी रेशियो को कहा जाता है, बिल्कुल सही, CRR, कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। तो इसके माध्यम से अब कैसे कर सकती है कंट्रोल जो भी इकोनॉमी में क्रेडिट का, तो वो जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन है, इन्फ्लेशनरी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में वो CRR को क्या कर देगी, बिल्कुल सही, बढ़ा देगी। तो अधिकांश जो तरल कोष हैं वो किसके पास चले जाएंगे, नगद कोष किसके पास चले जाएंगे, कॉमर्शियल बैंक से ये चले जाएंगे रिजर्व बैंक के पास। अब रिजर्व बैंक के पास चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो कॉमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने जब क्रेडिट क्रिएशन के बारे में समझा था, कॉमर्शियल बैंक किस प्रकार से क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि LRR लीगल रिजर्व रेशियो को जब बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो यही प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा कि कुछ कोष किसके पास चले गए, कॉमर्शियल बैंक के, रिजर्व बैंक के पास चले गए। तो ऐसी स्थिति में उनके पास कम कोष बचे हैं किसको रखने के लिए, अपने पास रिजर्व के रूप में रखने के लिए। तो उसकी वजह से वो पहले की तुलना में कम क्रेडिट क्रिएशन करेगी, और इकोनॉमी में जो पब्लिक को बोरिंग रेट है वो बढ़ जाएगी, और डिमांड जो लोन है, लोन की डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, उसकी अपोजिट कम होगी। याद रखेंगे जब बोरिंग रेट बढ़ती है, लोगों को उधार देने की दर कि किस रेट पे बैंक लोगों को उधार दे रहे हैं वो बढ़ेगी, तो लोग उधार करेंगे। वो तो वस्तुओं के ही संदर्भ में है कि कोई चीज़ महंगी हो जाती तो कम खरीदते हैं, और कम सस्ती हो जाती तो ज़्यादा खरीदते हैं। तो लोन महंगा हो गया तो कम खरीदेंगे, और महंगे होने से इकोनॉमी में सप्लाई जो है लोन की, वो मनी की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इन्फ्लेशन की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। और इसके अपोजिट भी, इसका मतलब है कि इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी सिचुएशन है तो इसका उल्टा करेंगे, जो भी CRR है उसकी रेट है
वो कम कर देंगे, यानी रेशियो कम कर देंगे, कम हिस्सा रखना पड़ेगा आप कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास। तो ऐसी स्थिति में उसको ज़्यादा कोष होंगे उसके पास क्रेडिट क्रिएशन के लिए, और इसका परिणाम क्या होगा कि वो जो पब्लिक बोरिंग रेट है उसको कम करेगा, और कम करने से जो डिमांड ऑफ लोन है लोगों के द्वारा, जो भी और भी इंस्टीट्यूशन जो भी इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा, वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और इसका परिणाम ये होगा कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और जो इन्फ्लेशनरी गैप है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब डिफ्लेशनरी की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। और अगला है यहाँ पर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, SLR। तो इसमें हम लोगों ने जो CRR है उसमें समझा कि जब अस्फीति की स्थिति होती है, डिप्लेशन की स्थिति होती है, तो CRR को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। और कम करने का परिणाम क्या होता है, बिल्कुल सही, कि मनी की सप्लाई बढ़ जाती है और डिप्लेशन की सिचुएशन खत्म हो जाती है। अगला है आपका SLR, इसको समझते हैं। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट डिपॉजिट्स विच कैन कॉमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द विथ देमसेल्फ। यानी जो भी टोटल डिपॉजिट्स होता है किसके पास, कॉमर्शियल बैंक के पास, तो उस टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रखना होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कुछ व्यक्ति कैश में भी पैसा निकाल सकते हैं, और उन लोगों का विश्वास बना रहे, इसके लिए भी जरूरी है। तो इसलिए RBI एक निर्धारित रेशियो करती है कि बैंकों को टोटल डिपॉजिट का कितना परसेंट क्या करना है, अपने पास रखना है। तो उसी को कहा जाता है SLR। यानी जो भी बैंकों के पास, कॉमर्शियल बैंकों के पास जमा हुई हैं, वो उन जमाओं का निश्चित हिस्सा अपने पास तरल रूप में रखेगा, लिक्विड रूप में रखेगा। उसमें गोल्ड हो सकता है, बिल्कुल सही, कैश हो सकता है, और हो सकती हैं अन इनकम्बरेड अप्रूव्ड सिक्योरिटी, यानी भार मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियां। तो ये हो सकती हैं, यानी नगद हो सकता है, और गोल्ड के साथ साथ ये जो भार मुक्त अनुमोदित प्रतिभूतियां वो हो सकती हैं। जिस तरह का प्रभाव CRR में परिवर्तित करने से इकोनॉमी में पड़ता है मनी सप्लाई पर, वैसे ही प्रभाव SLR का भी पड़ता है मनी सप्लाई में, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी या कम होगी इसमें चेंज करने से। तो हम लोग देखते हैं कि अगर SLR बढ़ा दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में अब अधिकांश जो भी टोटल डिपॉजिट का हिस्सा है पहले की तुलना में कॉमर्शियल बैंक को ज़्यादा रखना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में उनका जो क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब अधिकांश अपना पास हिस्सा रखना पड़ रहा है तो कम उधार दे पाएंगे, तो जो बोरिंग रेट है वो बढ़ानी पड़ेगी, और जो डिमांड ऑफ लोन है वो कम करनी, वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसकी वजह से सप्लाई जो है इकोनॉमी में मनी की वो कम हो जाएगी, और इन्फ्लेशन की सिचुएशन खत्म हो जाएगी। और उसके उल्टे अब का मतलब है, यहाँ जब इसको SLR को कम करेंगे तो बिल्कुल सही है, क्रेडिट क्रिएशन के लिए ज़्यादा कोष मिल जाएंगे कॉमर्शियल बैंक को, नगद कोष, और उसके माध्यम से फिर क्या होगा, बोरिंग रेट है, जो पब्लिक बोरिंग रेट है वो कम हो जाएगी, उसकी वजह से डिमांड बढ़ जाएगी लोन के लिए, और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और जो भी डिप्लेशन की सिचुएशन वो खत्म हो जाएगी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी दोनों रेशियो हैं CRR और SLR, इसमें किसको कम करने से बिल्कुल सही क्या होता है, इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन बढ़ने से मनी सप्लाई बढ़ जाती है, और इसको ज़्यादा करने से मनी सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि कम क्रेडिट क्रिएशन होता है। अब हम लोग बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है, जो साख नियंत्रण के गुणात्मक उपकरण हैं उनके बारे में। इसमें आपको एक चीज़ बता दें कि इसमें डायरेक्शन चेंज होता है मनी का, क्वांटिटी नहीं, क्या होता है, बिल्कुल सही, डायरेक्शन को चेंज करती है RBI। जैसे आपको पता है कि मुख्य रूप से हम लोग 3 सेक्टर में इकोनॉमी को बांट देते हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो जो सेंट्रल बैंक है वो चाह रही है कि किसी क्षेत्र को कम जो भी क्रेडिट है, साख है, उसकी प्राप्ति हो पा रही है, और किसी को ज़्यादा, तो वो क्या कर सकती है कि एक
कोटा निर्धारित कर देगी कि संबंधित क्षेत्र को जो भी कॉमर्शियल बैंक है उनको अपने टोटल उधार का एक निश्चित % देना ही है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। पहले मान लीजिए इसको ज़्यादा दे देती थी तो उसने कह दिया कि नहीं इसको ज़्यादा देना है इतना %, यानी मान लीजिए एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा देना या इंडस्ट्री को जिसको भी, तो उससे क्या होगा कि इस सेक्टर से इधर की तरफ क्रेडिट ज़्यादा बढ़ जाएगा। या फिर वो चेंज करके कह सकती है कि नहीं प्राइमरी सेक्टर को ज़्यादा दो, सेकेंडरी और टर्सरी को कम दो। तो इसके लिए वो एक कोटा निर्धारित कर देगी कि टोटल उधार का लगभग 40% किसके लिए दिया जाए, कॉमर्शियल बैंकों के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, प्राइमरी सेक्टर के लिए दिया जाए। तो इस प्रकार से जो मनी सप्लाई में क्या होता है डायरेक्शन चेंज कर दिया जाता है, किसके माध्यम से, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। देख लेते हम लोग देखते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं। These instruments are those instruments of credit control which focus on select sector of the economy, यानी ये साख नियंत्रण के वैसे उपकरण हैं जो साख नियंत्रण को किस तरीके से नियंत्रित करते हैं, बिल्कुल सही, इकोनॉमी के सेक्टर के आधार पर कि किस सेक्टर में साख को कंट्रोल कम करना, किस में ज़्यादा करना। यहाँ कंट्रोल का मतलब है कि एक ऑप्टिमम लेवल प्राप्त करना है। इसके अंतर्गत कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं, कौन कौन से मेजर अपनाए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। यानी अंडर दिस द फॉलोइंग मेजर आर इंक्लूडेड। तो सबसे पहला दिया है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत मार्जिनल रिक्वायरमेंट, सीमांत आवश्यकताएं। तो इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ रेट फॉर लोन एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जा सकता है। मान लीजिए ए व्यक्ति है और वो लोन लेना चाह रहा है कॉमर्शियल बैंक से, और उसकी जो उसके लिए वो अपनी ज़मीन को गिरवी रख रहा है। वो ज़मीन मान लीजिए 1 एकड़ है। ऐसी स्थिति में उसकी जो मार्केट वैल्यू है उस समय, जिस समय वो गिरवी रख रहा है उस संबंधित संपत्ति की, वो है 10 लाख के बराबर। कितने के बराबर है, 10 लाख के बराबर है। लेकिन बैंक उस पर केवल कितना ही उधार दे रहा है, बिल्कुल सही, यहाँ दे रहा है मान लीजिए 8 लाख दे रहा है। कितना दे रहा है, 8 लाख दे रहा है, और संपत्ति की बाजार मूल्य कितना है, 10 लाख। तो इस 8 लाख मिल रहा है उसको उधार, 10 लाख की संपत्ति गिरवी रखने पर। तो जो 20% है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं कितना % होगा, बिल्कुल 20% वो कम दे रहा है उधार। तो यही क्या होता है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता है। तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट में जब संपत्ति की जो बाजार मूल्य होता है उसकी तुलना में उसको उस संपत्ति को गिरवी रखने पर कम उधार मिलता है, तो उस तरह की जो कहलाता है उसको कहा जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ऐसी स्थिति में भी क्या कर सकती है, बिल्कुल सही, सेंट्रल बैंक ये निर्धारित करके इसको बढ़ा के, जो मार्जिन रिक्वायरमेंट का रेट है उसको बढ़ा के इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की सिचुएशन को खत्म कर सकती है, और इसको घटा के इन्फ्लेशन की सिचुएशन को, जो डिफ्लेशन की सिचुएशन है उसको भी खत्म कर सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये जानना है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो अपने आप में विरोधी होती हैं, विपरीत होती हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि इकोनॉमी में लग रहा है किसको, सेंट्रल बैंक को, कि ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो वो क्या करेगी, मनी जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट है इसकी रेट को बढ़ा देगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पहले की तुलना में क्या होगा, बिल्कुल सही है, कम लोग उधार ले पाएंगे अपनी जो भी उन्होंने परिसंपत्ति गिरवी रखी है। जैसे इसी में देखते हैं अभी 20% है, अगर ये 40% कर दिया जाए तो पहले 10 लाख पे 8 लाख मिल रहा था, अब कितना मिलेगा, बिल्कुल सही, अब मिलेगा हाँ 60% ही मिल पाएगा, तो 6 लाख के बराबर लोन मिलेगा। और अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि बढ़ाना है मनी सप्लाई को क्योंकि डिप्लेशन की स्थिति है, तो वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। मान लीजिए 10% कर देगा, तो पहले 20% थी तो 8 लाख मिल रहा था, अब 10% है तो उसी पे कितना मिलेगा, 90% मिलेगा, यानी 9 लाख रुपए मिलेगा। तो इस तरह चेंज करके वो कर सकती है। इसके साथ साथ वो अलग अलग सेक्टर के लिए भी, क्योंकि डायरेक्शन को चेंज करना है, तो हो सकता है अलग सेक्टर के लिए जो मार्जिनल रिक्वायरमेंट रेट है वो अलग अलग रख दे, ताकि वहाँ की संपत्तियों के हिसाब से उन्हें अलग अलग लोन मिले, और इस प्रकार से वो मनी सप्लाई को चेंज कर सके, इकोनॉमी में सेक्टर वाइज भी कर सकती है। अब अगला है जो है आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में, वो है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। तो जो साख है, जो पैसा दिया जाता है उधार अलग
अलग अलग सेक्टर को यानी सेक्टरों को, उसमें क्या किया जाता है इसके माध्यम से, इट रेफर टू फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़, यानी जो भी इकोनॉमी में बिजनेस एक्टिविटी हो रही हैं जैसे प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर की, टर्सरी सेक्टर की, तो उनके लिए कॉमर्शियल बैंक द्वारा एक कोटा निर्धारित कर दिया जाएगा कि इस सेक्टर को इतना % देना है अपने टोटल उधार का, तो उसके आधार पर वो डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। अभी हम लोग समझ चुके हैं। अगला है मोरल सुएशन, इसका मतलब है कि नैतिक दबाव, यानी रिक्वेस्ट करती है कौन, बिल्कुल सही, सेंट्रल बैंक रिक्वेस्ट करती है किनसे, कॉमर्शियल बैंक से, कि आप इस तरह की एक्टिविटी ना करें, यानी कुछ एक्टिविटी को ना करें जिससे जो भी इकोनॉमी में मनी सप्लाई है वो उसको चेंज करने में मदद मिलती है, किसको, सेंट्रल बैंक को। यहाँ याद रखेंगे मोरल सुएशन जो नैतिक दबाव है, तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट तो कर रहा है तो इसके पीछे लेकिन एक तरह से आदेश भी छुपा हुआ है, ये कह सकते हैं कि ये मानना ही पड़ता है किसको, जो भी कॉमर्शियल बैंक हैं उसको, क्योंकि अगर वो नहीं मानेंगी तो डायरेक्ट एक्शन भी कौन ले सकती है, सेंट्रल बैंक डायरेक्ट एक्शन भी ले सकती है, हो सकता है जो भी बैंक है उसका लाइसेंस भी रद्द कर दे या और भी अन्य तरीके से दंडित कर सकती है। तो उसका जो नैतिक रिक्वेस्ट की जाती है, दबाव बनाया जाता है, उसको भी किसके के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, बिल्कुल सही, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, क्योंकि वो जो सेंट्रल बैंक है वो क्या है, बैंकों का बैंक है, याद रखेंगे। तो ये क्या है, मोरल सुएशन इज ए लाइक रेंडरिंग इन एडवाइस टू द कॉमर्शियल बैंक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव्स, यानी जो रिजर्व बैंक है वो कुछ एडवाइस देती है कि इस तरह से करें, इस तरह से ना करें, और जो भी निर्देश है उनको फॉलो करें। वो कह सकती है कि जो भी स्पेकुलेटिव मोटिव यानी सट्टे वाली चीज़ों के लिए लोग उधार ले रहे हैं उनको ना दें, ज़्यादा उसको उधार ना दें, तो इस तरह से करके इकोनॉमी में मनी की जो सप्लाई है उसको चेंज कर सकती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने किस प्रकार से इकोनॉमी में जो मॉनेटरी पॉलिसी है या क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी है उसको सेंट्रल बैंक के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, मनी को चेंज किया जाता है, ये वाला जो पोर्शन है ये आज के लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा है वो बहुत ही काम आने वाला है, और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि ये कहाँ काम आने वाला है, अगली यूनिट्स में एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड, या इसी को अन्य शब्दों में कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशनरी गैप, या फिर इन्फ्लेशन की सिचुएशन या डिफ्लेशन। तो यहाँ बहुत से आपके क्वेश्चंस में ये वाला जो लेक्चर है बहुत ही काम आएगा, इसलिए इसको अच्छे से बिल्कुल समझेंगे। धन्यवाद।